हाँ जी, देखिएगा सब लोग, मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई किए होंगे आई होप। अरे अरे, नहीं किए? मैंने कहा था मॉड्यूल लेके आना, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पहले से पढ़ के आना चाहता हो? अच्छा, चलो कोई ना। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 14, चलो पहले हम क्या करते हैं, 13 नहीं, पहले 14 से चालू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। इक्विटी सेटल प्लान है या कैश सेटल प्लान है, या चॉइस है? सर इक्विटी सेटल्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 14, बेस्ड ऑन द सर्विस कंडीशन। ओके, दो तरह की कंडीशन होती है, सर्विस और परफॉर्मेंस। ठीक है जी, सर्विस कंडीशन है इसमें। और सर एग्जाम में भी लिखा हुआ मिलेगा क्या? नो। रिवीजन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हर बार एम्प्लॉइज क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। जेट लिमिटेड ग्रांट्स 100 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉइज कंडीशनल ऑन देयर कंटिन्यूइंग इन सर्विस फॉर 3 इयर्स। 100 ऑप्शन देंगे 400 एम्प्लॉइज को, हर एक को 100 ऑप्शन। 3 साल इनका, 3 साल आपको रहना पड़ेगा, सर्विस पीरियड है आपका। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द ग्रांट डेट है 30 रुपए। ओके, मतलब मुझे खर्चा बुक करना है 30 रुपए पे। जो इक्विटी सेटल प्लान होता है उसमें फेयर वैल्यू ग्रांट डेट वाली ही ली जाती है, फेयर वैल्यू में बार बार चेंज नहीं किया जाता है, कैश प्लान में किया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर 1 18 एम्प्लॉइज लीव। अच्छा, पहले साल 18 एम्प्लॉय तो छोड़ गए हैं। The entity revises its estimate of total employee departure over the 3-year period from 20% to 16%. अब एंटिटी रिवाइज कर रहे हैं, एंटिटी रिवाइज क्या कर रहा है, एस्टिमेट्स को, कि कितने लोग छोड़ जाएंगे, 16%। फर्स्ट ईयर के एंड में फ्रॉम 20% पहले होगा, पहले इनको लग रहा था कि 20% छोड़ जाएंगे, लेकिन अब कितना लग रहा है, 16% छोड़ जाएंगे। अब 16% छोड़ जाएंगे तो रह कितने जाएंगे, 84। जब मैंने आपको लिखवाया था एस्टिमेट एम्प्लॉइज वाला कैलकुलेशन, तो मैंने आपको लिखवाया था अगर परसेंटेज डिपार्चर दे रखा हो या परसेंटेज रिटेंशन दे रखा हो तो एक्चुअल डिपार्चर कोई रोल नहीं रखता है। तो ये जो 18 कितने छोड़ के गए थे, 18 एम्प्लॉय, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए जी। ड्यूरिंग द ईयर 2 अ फर्दर 20 एम्प्लॉइज लीव, 20 और छोड़ गए। The entity revises its estimate of total employee departure over the 3-year period from 16 to 13. Okay, अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में ईयर 2 छोड़ गए, उसको तो छोड़ो। अब क्या लग रहा है, कितना डिपार्चर होगा, 13%। भाई हमने रिवाइज किया और हमको लग रहा है कि नहीं जी 13% ही छोड़ के जाएंगे, तो 13% छोड़ के जाएंगे तो रह कितने जाएंगे, 87%। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर 3 अ फर्दर 14 एम्प्लॉइज लीव। अच्छा, 14 और छोड़ गए, 3 सालों का ही तो था, हाँ है ना, 3 सालों का। तो अब देख लो एक्चुअली कितने कितने छोड़ के गए थे, 18, 20 और अब 14। तो लास्ट में तो एक्चुअल डेटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अपने को, थर्ड ईयर के एंड में तो एक्चुअल डेटा होगा अपने पास। जब तक वेस्टिंग डेट नहीं आ जाती, हर वेस्टिंग डेट क्या होता है, जिस दिन वो एलिजिबल हो जाएंगे शेयर्स लेने के लिए, तब तक उससे पहले हर साल क्या होगा, लेटेस्ट एस्टिमेट लिया जाता है। तो पहले साल तो मुझे लग रहा था कि 16% छोड़ जाएंगे, तो 84% मेरा लेटेस्ट एस्टिमेट है कि रहेंगे। दूसरे साल मुझे लग रहा है कि क्या लग 13%, 13% क्या है, छोड़ जाएंगे, तो मेरा 87% लेटेस्ट एस्टिमेट है कि रहेंगे। तीसरे साल तो भैया वेस्टिंग रेट आ गया ना, अब तीसरे साल के एंड में तो मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए। तो एक्चुअल में मैं देखूंगा कि भैया पहले साल 18 छोड़ गए, फिर 20 छोड़ गए, फिर 14 छोड़ गए, अब बचे कितने वो देख लो। All the continuing employees exercise the option to subscribe the share of ₹10 at ₹50 only। 50 रुपए पे इन्होंने शेयर लिया। अच्छा, पैसा भी दे रहे हैं अपने को। हाँ, मार्केट प्राइस कितना था उस दिन, 84। ठीक है जी। पास एंट्रीज ऑफ ऑल ऑफ द ईयर एंड शो द वर्किंग। लिख के करना है क्या, या ऐसे ही करवा दें, ऐसे ही करवा दें, घर पे कर लेंगे, हाँ घर पे लिख लेंगे। बताओ ईयर 1 खर्चा सबसे पहले क्या होगा,
सबसे पहले एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड कैलकुलेट करोगे कि नहीं करोगे? तभी तो अकाउंटिंग होगी। अच्छा, इक्विटी सेटल है तो एंट्री क्या होगा? एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, लायबिलिटी कैश प्लान में होगा, एसबीपी रिजर्व इक्विटी में होगा। ठीक है, कोई बात नहीं हर्ष, वेरी गुड। हाँ जी, अब पहले साल क्या होगा? देखो 4 फैक्टर्स बताए थे मैंने। सबसे पहला फैक्टर एम्प्लॉइज, तो मैंने पहले फैक्टर में पहले साल कितना 400 एम्प्लॉइज, कितना परसेंटेज रिटेंशन रहने का है 84, 16% का बोला था ना उसने सबसे पहले कि पहले साल मुझे लग रहा है कि 16% छूट जाएंगे, एस्टिमेट है ये। एस्टिमेट पहले साल का नहीं है, पहले साल के हम लगा रहे हैं कि 3 साल पूरे होने पर कितने लोग छोड़ जाएंगे। उसने कहा 16% छोड़ जाएंगे, मैंने कहा चलो 84% तो रह जाएंगे। तो पहला फैक्टर 400 का इंटू 80%, 84% एम्प्लॉई। फिर दूसरा फैक्टर क्या, हर एक को ऑप्शन कितने 100 ऑप्शन। तीसरा फैक्टर क्या, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी है 30 रुपए। और चौथा फैक्टर वेस्टिंग पीरियड, 3 साल है उसमें से 1 साल बीत गया है। ओके जी। वो तो फर्जी लाइन है ऐसे परेशान करने के लिए। स्टार्टिंग है, ग्रैंड डेट पे होगा 20%, तो ग्रैंड डेट पे 20% से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे तो रिपोर्टिंग डेट से लेना देना है। ठीक है ना? आप करना चाहे तो लिखना चाहे तो लिख लो अपने अकॉर्डिंग। ये लो, चलो लिख लो, मार्क करवाऊंगा इतने टाइम में तो लिखवा भी दूंगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 14, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। बस जल्दी जल्दी लिख लेंगे, समझाऊंगा, हाईलाइट करूंगा इतनी देर में तो मैं लिखवा दूंगा। ईयर 1 टोटल 400 एम्प्लॉइज थे, उसका मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में 16% लग रहा है छोड़ जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि भैया थर्ड ईयर तक 84% तो रह जाएंगे, और जो रह जाएंगे उनको क्या देना पड़ेगा? शेयर देना पड़ेगा। ओके, तो 400 इंटू 84% तो एम्प्लॉइज, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, हर एक को कितने ऑप्शंस 100 ऑप्शंस। अच्छा, ये ऑप्शन वर्ड यूज करेंगे कि शेयर वर्ड यूज करेंगे? ऑप्शन, क्योंकि उनसे पैसा चार्ज किया जा रहा है, अब उनकी इच्छा है लेने है कि नहीं लेना है। ओके, फिर उसके बाद तीसरा फैक्टर होता है फेयर वैल्यू 30 रुपए। तो वो जो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें लग रहा है 30 रुपए हमें आएगी। ठीक है जी, इनटू 3 साल का वेस्टिंग पीरियड जिसमें 1 साल बीत गया, बोलो 3,36,000। फिर ईयर 2 400 एम्प्लॉइज, इस बार एस्टिमेट कितना है 13% छोड़ जाएंगे। इसका मतलब मुझे लग रहा है 87% रह जाएंगे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। हर एक को 100 ऑप्शन दिए हैं आपने, 30 रुपए फेयर वैल्यू है, और अब तक खर्चा बुक हो जाना चाहिए कितना 2/3, और 2/3 में से पिछली बार तक कितना बुक हो गया था 3,36,000। तो देखो इस बार और कितना बुक होगा, टोटल कितना है पहले? अच्छा, टोटल 696 माइनस 3,36,000, 3,60,000। ईयर 3, ईयर 3 में क्या होगा? 400 एम्प्लॉइज थे, पहले साल कितने छोड़ गए 18, दूसरे साल कितने छोड़ गए 20, तीसरे साल कितने छोड़ गए 14। एक्चुअल डेटा है ना ये अपने पास, तीसरे साल तो एक्चुअल डेटा चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? ओके, एम्प्लॉइज, ठीक है हर्ष, एक्चुअल तीसरे साल तो मुझे एक्चुअल पता चल गया, उस टाइम एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये थर्ड ईयर के एंड में आ गए हैं हम। पहले लगा रहे कि थर्ड ईयर तक कितने रह जाएंगे, फिर लगाया कि थर्ड ईयर तक कितने रह जाएंगे, और अब तो पता ही है ना कि थर्ड ईयर तक कितने रहे। ओके, इनटू 100 ऑप्शन इंटू 30 रुपए इंटू कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए पूरा 3/3, उसमें से पिछले साल तक कितना बुक हो गया 6,96,000, टोटल 10,44,000, उसमें से पिछले साल तक 6,96,000 हो गया था बुक, 3,48,000। मैच कर लो अपना आंसर मॉड्यूल से, सही है क्या? 336
इवन ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। 336, 336, 360 और 348, 1, 2 और 3 ईयर लगा दिए इन्होंने वापस। सही है, मुश्किल नहीं। अब एंट्रीज लिखो, जर्नल। जर्नल, जर्नल में क्या करेंगे सर, पहले साल ग्रैंड डेट को थोड़ा ना रिकॉर्ड करना है, नो, फर्स्ट ईयर एंड। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आप चाहें तो ईयर 1, 2, 3 जैसे मैंने बताया था वैसे भी कर देते, कोई बात नहीं। इक्विटी प्लान है तो एसबीपी रिजर्व, अदर इक्विटी मॉड्यूल में कर रखा है क्या वैसे, तो तुम भी क्या को कर रहे हो फिर। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अदर इक्विटी, हाँ जी। पहले साल 3,36,000, दूसरे साल सेम एंट्री, हाँ जी सेम एंट्री होगी। तीसरे साल भी सेम एंट्री होगी। बट अमाउंट बदल जाएगा, 360 और 348, 360 और 348। ओके जी, और फिर एक और एंट्री करनी है ना, ईयर 3 एंड पे ही उन्होंने भी की है क्या, ठीक है, वेरी गुड। क्या होगी, जितना पैसा ले रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा ले रहे हो, कितने एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया बताना, लास्ट में कितने बचे थे, 400 माइनस 18 माइनस 20 माइनस 14, 348, ये 348 है, ओके। एक्चुअल 348, कितना पैसा ले रहे हो 348 एम्प्लॉइज से, 50 रुपए, एक्सरसाइज एट 50 ओनली बोला ना, तो 348 इंटू 50 करो, और हर एक को कितने ऑप्शन थे, 100, ये तो एक था ऑप्शन के लिए था, इंटू 100 ऑप्शन। फेयर वैल्यू क्या होता है, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस देखा जाए तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस होता है, टाइम वैल्यू भी होता है, सब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और भी चीजें। 348 एम्प्लॉइज, 100 ऑप्शन, 50 रुपए, कितना बोला, 17,40,000। इसके लिए क्या आपने एसबीपी रिजर्व बना रखा था, ओके जी, उसको रिवर्स कर दें, एसबीपी रिजर्व अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट, कितना, 10,44,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 348 एम्प्लॉइज, 100 ऑप्शन, और फेस वैल्यू 10 रुपए, शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू कितना, बैलेंस कितना बचा, 24,36,000। एक बार 24,36,000 को डिवाइड करना, 24,36,000 डिवाइडेड बाय 34800,
₹70, ठीक है, कुछ नहीं। ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट प्राइस 84 है ना, ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस 84 है, ₹10 फेस वैल्यू तो 74 का प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम में क्या करते हैं, जो बचता है वो डाल देते हैं बस। जैसे कल भी बात हुई थी मेरी, प्रीमियम में जो बचता है वो डाल देते हैं बस, उससे कोई रिलेशन नहीं है। 84 मार्केट प्राइस है, ₹10 फेस वैल्यू तो 74 प्रीमियम में डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उस टाइम मार्केट प्राइस कुछ भी हो, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। अपन ने कितना रिजर्व बना रखा है वो सारा ही क्या चला जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ओके, ऐसा नहीं है कि हाँ इतना प्रीमियम में डालेंगे बाकी रिजर्व में डालेंगे वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए डन है क्या मामला यहां तक? ओके जी, इजी था क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, कैश सेटल से पहले इक्विटी सेटल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं सारे। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट ये भी करेंगे, इक्विटी सेटल इलस्ट्रेशन नंबर 17। अच्छा ये इलस्ट्रेशन किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना ऑनलाइन में। हाँ अदिति, आयुष, मोहक, नंदिनी, ठीक है। ग्रांट विद अ नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। अच्छा परफॉर्मेंस कंडीशन तो है लेकिन मार्केट वाली नहीं है। क्या है? नॉन मार्केट। एक तो होता है मार्केट प्राइस रिलेटेड, एक होता है नॉन मार्केट। ओके, इन विच द लेंथ ऑफ द वेस्टिंग पीरियड वेरी। अच्छा देखते हैं क्या क्या है। अच्छा परफॉर्मेंस कंडीशन वाला प्रोविजन याद है तुमको? जब हो जाए तब ले जाना, वो तो मार्केट प्राइस का था। हाँ जी, देखो ये रही डिटर्मिनेशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड, और इसमें अपन ने कहा था अगर कोई सर्विस कंडीशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड फिक्स है, जितने साल आपको काम करना है वही वेस्टिंग पीरियड है। जैसे अभी 3 साल था तो हमने पहले साल 1/3 कर दिया, दूसरे साल 2/3 बुक कर लिया, तीसरे साल 3/3 तक का सारा बुक कर लिया। परफॉर्मेंस कंडीशन हो अगर, तो उसमें भी क्या हो सकती है, मार्केट प्राइस वाली भी हो सकती है, मार्केट रिलेटेड और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ईपीएस वगैरह, सेल्स का टारगेट दिया जा सकता है। फिर हमने कहा पहले अगर परफॉर्मेंस कंडीशन अगर मार्केट प्राइस से रिलेटेड हो तब तो हमने कहा था भैया अगले ने एस्टिमेट दे रखा हो, इतने टाइम बाद देंगे हम आपको शेयर देंगे, तब तो वो टाइम पीरियड। अगला बोल रहा है कि जब आओ तब ले जाना, तो अभी हमारा तो कोई ना एस्टिमेट होगा तो हम उसी एस्टिमेट में खर्चा बुक करेंगे, लेकिन अगर टारगेट पहले ही पूरा हो गया हो तो हम सारा खर्चा पहले ही बुक कर लेंगे, और बाद में हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो टाइम पीरियड था एस्टिमेट हम उसी में खर्चा बुक करेंगे। फिर हमने कहा अगर परफॉर्मेंस कंडीशन अदर फैक्टर हो अदर देन मार्केट प्राइस, जो कि एक क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस कंडीशन है अदर देन मार्केट प्राइस है। अब उसमें ये क्या जज करना होगा, अदर देन मार्केट प्राइस मतलब कुछ भी हो सकता है, टारगेट ईपीएस, टारगेट सेल्स, टारगेट पी रेशियो। अब उसमें क्या था, अगर एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड गिवन है तब तो लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेस्टिंग पीरियड कंसीडर करना पड़ेगा। अगर एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड गिवन है तब तो वही वाला ले लो जो क्वेश्चन में दे रखा है, और अगर नहीं दे रखा हो तो वेस्टिंग पीरियड इज पीरियड एक्सपायर्ड +1। उसमें बताया था मैंने कि अगर एस्टिमेट दे नहीं रखा है तो कोई बात नहीं जी, टारगेट इस बार पूरा नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। तो 2 साल के एंड में अगर मुझे देखना होगा तो मैं मानूंगा कि अच्छा 3 साल में तो पूरा हो ही जाएगा। 3 साल के एंड में जाके देखूंगा वेस्टिंग पीरियड तो अरे 4 साल में, अगले साल तो पूरा हो ही जाएगा, तो वेस्टिंग पीरियड रिवाइज होता जाता है। ओके जी, याद आया कुछ? लेटेस्ट एस्टिमेट जो उस दिन रिपोर्टिंग डेट को, लेटेस्ट एस्टिमेट मतलब उस रिपोर्टिंग डेट को हो, पहले वाला नहीं। भाई लेटेस्ट एस्टिमेट तो भाई एस्टिमेट तो अपन पहले साल भी करते हैं, दूसरे साल भी करते हैं, तीसरे साल भी करते हैं, लेकिन जिस साल के एंड में आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसी साल के लिए लेटेस्ट एस्टिमेट देखना है। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ो। इसमें देखते हैं कि एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड दे रखा है या नहीं दे रखा है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एक्स लिमिटेड ग्रांट कितने, 200 शेयर 400 एम्प्लॉइज को, कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉइज रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। टाइम नहीं दे रखा कि बस आपको रहना है वेस्टिंग पीरियड तक। द शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1, पहले साल ही हम आपको शेयर दे देंगे। इफ द एंटिटीज अर्निंग इंक्रीज बाय मोर देन 15%, ओके, अगर अर्निंग पहले साल ही 15% से ज्यादा हो जाएगी
तो हम आपको शेयर पहले साल ही दे देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 इफ द एंटिटीज अर्निंग इंक्रीज बाय मोर देन एन एवरेज ऑफ एन एवरेज ऑफ एन एवरेज ऑफ 12%। पहले साल बोला 15%, दूसरे साल बोला एवरेज ऑफ, मतलब पहले साल और दूसरे साल का एवरेज करके देखना कि एवरेज 12% पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर 12% से ऊपर है तो हम ले जाना शेयर। ओके। एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इफ द एंटिटीज अर्निंग इंक्रीज बाय मोर देन, तीसरे साल क्या, एवरेज ऑफ 10% पर ईयर ओवर द 3 year पीरियड। ओके। The share have a fair value of rupees 40 per share at the start of the year. Okay, 1 start of the year 1 मतलब ग्रैंड डेट को फेयर वैल्यू था कितना 40, और इक्विटी सेटल प्लान में क्या चाहिए अपने को, ग्रैंड डेट की ही तो फेयर वैल्यू चाहिए, फेयर वैल्यू तो चेंज नहीं होती है भाई। ओके, नो डिविडेंड नीड बी कंसिडर, अच्छी बात है। बाय द एंड ऑफ ईयर 1 entities earning have increased by 13%। पहले साल अर्निंग कितना इंक्रीज हुआ 13%, तुमको चाहिए कितना था 15%। क्या टारगेट मीट आउट हुआ? तो अभी तो हम आपको शेयर नहीं देंगे। क्या लगता है अगले साल मिल जाएगा? क्या लगता है अगले साल टारगेट पूरा कर लोगे? हाँ सर, उम्मीद है। इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए तो अगले अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाएंगे, वही वाला सीन है। तो एस्टिमेटेड टाइम नहीं दे रखा है पीरियड कि हम इतने टाइम तक पूरा कर लेंगे, नो। तो आप हर बार क्या मानेंगे, फर्स्ट ईयर में पूरा नहीं हुआ इसका मतलब आप क्या मानेंगे अगले साल तो हो ही जाएगा। तो पहले साल के एंड में आप वेस्टिंग पीरियड क्या कंसिडर करेंगे, 2 साल। पीरियड एक्सपायर्ड कितना, 1 साल बीत गया है प्लस 1 एक और। तो इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हम वेस्टिंग पीरियड कंसिडर करेंगे 2 साल। ओके, फिर आगे क्या बोला, एंड 32 एम्प्लॉइज लेफ्ट। ओके, पहले साल कितने एम्प्लॉइज चले गए हैं, 32 एम्प्लॉइज चले गए हैं। The entity expect further 30 employee to leave during the year 2। अच्छा, 32 तो जा चुके हैं और सेकेंड ईयर में क्या लग रहा है 30 और चले जाएंगे। तो मेरा लेटेस्ट एस्टिमेट एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग क्या रहेगा, कितने थे स्टार्टिंग में 400, 400 में से 32 तो जा चुके हैं, 30 और चले जाएंगे। 400 में से 338, 400 थे है ना, 200 तो ऑप्शन थे। आगे देखो, बाय द एंड, हाँ बोलो आयुष। ईयर 1 में 32 छोड़ गए, हाँ या ना, और एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, फर्दर इतने और छोड़ जाएंगे सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा एस्टिमेशन है कि सेकेंड ईयर में इतना और छोड़ जाएंगे। ठीक है, ओके जी। हाँ, बाय द एंड ऑफ ईयर 2 द एंटिटीज अर्निंग हैव इंक्रीज बाय ओनली 11%। ओके, अर्निंग कितने से बढ़ा, सिर्फ 11% से। तो पहले कितना 13 और फिर 11, एवरेज कितना, बट अपने को तो मोर देन 12 चाहिए था। ये देखो, मोर देन 12 चाहिए था, 12 से ज्यादा नहीं हो पाया। पहले साल हमने कमाया 13 और दूसरे साल कमाया 11, 13 और 11 का एवरेज करेंगे तो 12, मोर देन 12 नहीं हुआ इस बार भी, टारगेट मीट आउट नहीं हुआ। अब क्या लग रहा है अगले साल हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ जी, पीरियड एक्सपायर्ड 2 साल प्लस 1, 3 साल में मुझे लग रहा है हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में लग रहा है मुझे 3 साल में हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है, कितने एम्प्लॉय छोड़ गए, 27 एम्प्लॉइज छोड़ गए दूसरे साल। और एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, तीसरे साल कितना छोड़ जाएंगे, 25 और छोड़ जाएंगे, फर्दर 25 और छोड़ जाएंगे, फर्दर मतलब और, मतलब पहले साल 32 छोड़ गए, दूसरे साल 27 छोड़ गए, 30 तो केवल पहले साल के एंड में एक्सपेक्टेड था, एक्चुअली कौन छोड़ के गया, 27 छोड़ के गए, और फिर 25 एक्सपेक्टेड है कि वो और छोड़ जाएंगे, अभी देखते हैं करेंगे। और थर्ड ईयर के एंड में क्या लग रहा है, क्या लग क्या रहा है, छोड़ गए, कितने छोड़ गए, 22 और छोड़ गए। अब बताइए अगर थर्ड ईयर में कंपनी की अर्निंग 9% से बढ़ती है तो एवरेज देखना कितना होता है, 13 और 11 और 9, तीनों का एवरेज करेंगे डिवाइड बाय 3,
11 और अपने को चाहिए था केवल मोर देन 10। ओके, हो गया। अच्छा, लेकिन अगर 6% ही होता तो 13, 11 और 6 डिवाइड बाय 3 10, तब तो नहीं होता ना मोर देन 10। तो फिर उसमें मीट आउट नहीं होता तो हम क्या करते, फिर शेयर नहीं देते। हो गया टाइम पीरियड पूरा 3 साल का, तो उस केस में क्या होता, फिर सारे ऑप्शन लैप्स हो जाते और एसबीपी रिजर्व को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो अपने को दोनों करने हैं, चलिए करते हैं। हाँ जी, खर्चा देखें, बुक करें पहले तो एंट्रीज। अच्छा, करना ही नहीं है एंट्री, हाथ की है ना, देखो तो अपन भी कर देंगे। चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 17। Illustration number 17. Calculation of expenses to be recognized. It is, क्या है ये, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। सो वेस्टिंग पीरियड क्या रहेगा, हाँ जी, वेस्टिंग पीरियड रहेगा पीरियड एक्सपायर्ड +1। क्यों, सिंस एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड इज नॉट गिवन। Since estimated vesting period is not given। थर्ड ईयर में नहीं होगा ना, थर्ड ईयर में तो एंड हो गया। अब एस्टिमेशन लेना होता है कि पीरियड एक्सपायर्ड +1। अब थर्ड ईयर में तो क्या हो गया, स्कीम ही खत्म हो गई। स्कीम खत्म हो गई तो भैया पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है, 3 साल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखो ईयर 1 में कितना होगा। ईयर 1 फर्स्ट ईयर के एंड में पहला फैक्टर एम्प्लॉइज, 400 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, मीट आउट हुआ नहीं हुआ वगैरह वो भी तो लिखना पड़ेगा। देखो पहले ये भी लिखते हैं ना, ईयर टारगेट, टारगेट क्या था, अर्निंग्स। हाँ जी, टारगेट अर्निंग्स और एक्चुअल अर्निंग्स। एक्चुअल अर्निंग्स, हाँ जी, ईयर 1 टारगेट कितना था, मोर देन 15%, और एक्चुअल क्या था 13। सेकंड था एवरेज ऑफ मोर देन मोर देन 12%। ओके, और एक्चुअल अर्निंग कितना था, एक्चुअल तो 11 था, एंड एवरेज कितना था, एंड एवरेज कितना था 13 + 11 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 12। तो मोर देन 12 तो हुआ ही नहीं। ओके, तीसरा, तीसरा एवरेज ऑफ मोर देन 10%। बट इसमें आप केस लेंगे ना अपन, केस ए, अगर एक्चुअली कितना हुआ 9%, 9% अगर एक्चुअल है
तब तो एवरेज कितना होगा, 13, 11 और 9 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ, 11%। और केस बी अगर मैं देखूं, 6% एक्चुअल। तो एवरेज 13, 11 और 6 डिवाइड बाय 3 10। फिर तो नहीं हो पाया। ओके, एक कॉलम के लिए और जगह है क्या तुम्हारे पास? हाँ, नहीं है तुम्हारे पास टारगेट? नॉट मेट, नहीं मिला। नॉट अचीव्ड भी लिख सकते हैं, नॉट अचीव्ड। ये तुम्हारा दोस्त आया है सिया बाहर। अच्छा अच्छा, नॉट अचीव्ड, नॉट अचीव्ड, यहां पे क्या आ जाएगा, अचीव्ड। और यहां पर नॉट अचीव्ड। अच्छा, तुम्हारे पास जगह थी, तुम तो बोल रहे थे जगह नहीं थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, दिमाग में रखना फिर, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखना अचीव्ड या नॉट अचीव्ड। ठीक है जी, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ऐसे तो मैं एक कॉलम और बना सकता हूं, वेस्टिंग पीरियड का। पहले साल 2, ठीक है ना, दूसरे साल चलो ठीक है। हाँ, आप देखो, ईयर 1 कितना खर्चा बुक करोगे, कितने एम्प्लॉइज, 400। 400 में से पहले साल कितने छोड़ गए, सर 32 छोड़ गए। और क्या लग रहा है कितने छोड़ जाएंगे, 30 और छोड़ जाएंगे, ये पहले साल का मामला है। 32 छोड़ गए, 30 और छोड़ जाएंगे। 2 साल ही कंसिडर क्यों कर रहा हूं पता है, क्योंकि मुझे लग रहा है वेस्टिंग पीरियड 2 साल है। तो ये ध्यान रखना, वेस्टिंग पीरियड जब 2 साल ले रहा हूं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉइज भी उसी हिसाब से ही कंसिडर करूंगा। तो 400 में से 32 गए और 30 गए, ये हो गए मेरे एम्प्लॉइज। हर एक को 200 शेयर्स। ओके, ऑप्शन थोड़ी है इस बार, शेयर्स। सबका फेयर वैल्यू कितना है, श्योर, फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट। पहले साल वेस्टिंग पीरियड 2 साल लग रहा था, 2 में से 1 साल बीत गया है। ओके, देखो खर्चा कितना बुक होगा, 13,52,000। ओके, करेक्ट है। दूसरे साल ईयर 2, क्या दूसरे साल टारगेट मीट आउट हुआ, नहीं हुआ। तो 400 एम्प्लॉइज थे, पहले साल कितने छोड़ गए थे, 32। दूसरे साल कितने छोड़ गए, अब एस्टिमेशन थोड़ा ना लगेगा, दूसरे साल के एंड में तो दूसरे साल तक के तो एक्चुअल डेटा ही काम आएंगे। तो पहले साल 32 छोड़ गए, फिर दूसरे साल कितने छोड़ गए, 27 छोड़ गए। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 25 और छोड़ जाएंगे। 27 तो छोड़ गए और 25 एक्सपेक्टेड है कि और छोड़ जाएंगे। ये 3 सालों का क्यों लिया, क्योंकि इस बार भी टारगेट मीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं मान रहा हूं कि तीसरे साल तो हो ही जाएगा। 200 शेयर्स, 40 रुपए, और तीसरे साल तो हो ही जाएगा। तीसरे साल में से अब तक कितने बीत चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं। माइनस कर दो, पिछले बार तक कितना कर दिया था आपने, 13,52,000। हाँ जी, टोटल अब तक कितना बुक हो जाना चाहिए था, 333। ओके, अब तक हो गया 13,52,000। 333,333। क्या हो गया,
1352। हाँ 1352 अदिति, 1352। ठीक है, ओके, ठीक है। ईयर 3, 400 एम्प्लॉइज। अब क्या करें, एक्चुअल कुछ दे रखा है या तीसरे साल भी बोला है कि इतने छोड़ गए थे? ओके, 22 और छोड़ गए भैया तीसरे साल, एक्चुअल डेटा मिल गया। 32 पहले साल छोड़ गए, 27 दूसरे साल छोड़ गए और 22 तीसरे साल छोड़ गए। अब ये तो एक्चुअल है, अब एस्टिमेशन की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि टारगेट ही कितने साल का था, केवल 3 साल का ही था, तो उससे ज्यादा वेस्टिंग पीरियड नहीं हो सकता। एम्प्लॉइज 200 शेयर, 40 रुपए फेयर वैल्यू, 3 सालों में से 3 साल बीत चुके हैं। पिछले साल तक खर्चा 1685 333। अच्छा, अब तक टोटल खर्चा बुक हो जाना चाहिए था 25,52,000, उसमें से हो गया 16,85,333। 866667 डन है। खर्चे तो इस हिसाब से ही होंगे ना, वो तो एंट्री में जाएगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। तो अभी इसमें अपने को मीट आउट हुआ नहीं मीट आउट हुआ उससे क्या लेना देना है, खर्चे तो हो गए बुक। वो एक बार खर्चा वैसे ही कर देना होगा, उसके बाद सारा का सारा रिजर्व को वापस जनरल में ट्रांसफर कर देना होगा। ठीक है, ओके। चलिए, खर्चा तो दिखाएंगे ना, फिर उसके बाद देखेंगे कि अर्निंग्स आई कि नहीं आई उतना। उसमें टारगेट बता रखा था ना कि 3 साल तक का टारगेट है, इसका मतलब ये स्कीम कितनी है, 3 साल तक की है। ठीक है, और कुछ, और कोई क्वेरी? डन। हाँ बोलो। कहाँ दे रखा है वेस्टिंग पीरियड? अरे वेस्टिंग पीरियड अलग चीज है, स्कीम तो 3 साल की है ना, स्कीम 3 साल की है। कि अच्छा, स्कीम भी कैसे है, पहले साल भी आप हमसे आके शेयर ले सकते हो अगर पहले साल टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है ना, तो अगर पहले साल ही आके ले जाते, मान लो पहले साल टारगेट पूरा हो जाता तो वेस्टिंग पीरियड 1 साल ही होता। वेस्टिंग पीरियड क्या होता, सिर्फ 1 साल ही होता, है ना। अच्छा, अगर चलो कोई बात नहीं, पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल हमने फिर आपको दिया कि चलो इस साल ये टारगेट मीट आउट कर लेना, अच्छा दूसरे साल भी हो जाता, तो वेस्टिंग पीरियड केवल 2 साल का ही होता टोटल। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो तीसरे साल एक और दे दिया, अच्छा 2 साल में भी ना पाया तो तीसरे साल तो वेस्टिंग पीरियड कितना, 3 साल हुआ। तो वेस्टिंग पीरियड तो हर साल क्या होगा, देखना पड़ेगा भैया, चेंज हो रहा है। बस ये मीट आउट हो जाता तो फिर 1 साल ही हो जाता वेस्टिंग पीरियड, 2 साल में मीट आउट हो जाता 2 साल ही वेस्टिंग पीरियड हो जाता, 3 साल में मीट आउट हुआ इसलिए 3 साल हुआ, मीट आउट नहीं भी हुआ तो भैया हमारी स्कीम तो 3 साल तक ही है, उसके आगे हम नहीं जाने वाले। ठीक है आयुष, तो वेस्टिंग पीरियड अलग चीज है, स्कीम का टाइमिंग अलग चीज है। ओके जी, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड तो हम वो बोलते हैं ना कि हमको अकाउंटिंग कितने ईयर्स के अकॉर्डिंग करना है। अब मुझे पहले साल के एंड में लग रहा था कि पहले साल मीट आउट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरे साल मीट आउट हो जाएगा, तो 2 सालों के अकॉर्डिंग खर्चा बुक कर लिया इस तरीके से। चलिए, अब एंट्रीज करोगे फटाफट, मैं बता देता हूँ क्या करोगे। अरे सर इस बार वैसे ही कर रखी है, क्या हो गया, देखो, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, पहले साल 13,52,000 ही था क्या, ईयर 1 में, दूसरे साल 3,33,333 और तीसरे साल 8,66,667, 8,66,667। ओके, फिर उसके बाद अगर मीट आउट हो जाए, अगर मीट आउट हो जाएगा, हाँ, इफ टारगेट अचीव्ड, ए पार्ट था ना, इफ टारगेट अचीव्ड, अगर टारगेट मीट आउट हो जाए तब तो आप शेयर दे दोगे,
शेयर दे दोगे तो एसबीपी रिजर्व जो आपने क्रिएट कर रखा था टोटल कितने का कर रखा था, 25,52,000 का कर रखा था। ये टोटल लिखने का बहुत फायदा होता है इधर। तो 25,52,000 है टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, कितने शेयर्स देख लो, कितने एम्प्लॉइज थे, 400 माइनस 32 माइनस 27 माइनस 22, 320। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, 319। 319 हर एक को कितने ऑप्शन, 200। 319 इंटू 200 इंटू 10 देखना कितना आता है, फेस वैल्यू डंबो मान लो, हाँ नहीं दे रखा तो और क्या, वरना आप चाहते तो सारा का सारा टू शेयर कैपिटल भी कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है ना, वो आपकी चॉइस पर है। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या मान लिया गया यहाँ पे, 10 रुपए एज्यूम्ड। आ गया वैल्यू, बाकी बचा सारा सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, और अगर, हाँ सॉरी वो दूसरी बात वो वहां थी, तीसरे साल का खर्चा बुक नहीं करेंगे ना उसमें। इफ टारगेट नॉट अचीव्ड, इफ टारगेट नॉट अचीव्ड, अकाउंटिंग कर ली अपन ने लेकिन खर्चा बुक नहीं करेंगे। अब टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ, आप चाहो तो है ना, फिर ठीक है, खर्चे तो अपने एक बार ही रिकॉर्ड किए में कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट नॉट अचीव में फिर एंट्री क्या होगी, केवल 2 साल की होगी। टारगेट नॉट अचीव में एंट्री क्या होगी, 2 साल की। यहां की बजाय ना आप इसको यहां लिखो, यहां पे, वहां पे लिख दिया था क्या तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, मेरे तरह से शिफ्ट कर दो। ठीक है, टारगेट अचीव तो 3 सालों की एंट्री, सॉरी, और लास्ट में ये एंट्री। अच्छा, टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ तो सुनो, पहले साल आप खर्चा बुक कर लोगे जितना करना है, दूसरे साल कर लोगे जितना करना है, तीसरे साल तो पता चल गया ना कि टारगेट नहीं हुआ है, तो कहा खर्चा ही बुक मत करो, खर्चा ही बुक मत करो। और फिर जितना भी आपने अब तक एसबीपी रिजर्व बना रखा है उसे वापस क्या कर दो, या तो एम्प्लॉय भाई उतना, हाँ बेटर है कि क्या कर दो, फ्री कर दो, जनरल रिजर्व में डाल दो, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू जनरल रिजर्व, उसको फ्री कर दो वापस। भाई मीट आउट नहीं हुआ तो ठीक है, खत्म करो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। किसी भी तरह से लैप्स हो जाए तो उसको जनरल रिजर्व। हाँ जी, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को क्रिएट करोगे तो भी उसको क्या होगा, पीएनएल में चला जाएगा, फिर वो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस नाम से पीएनएल में चला जाएगा, तो भी वो अल्टीमेटली आपके रिटेन अर्निंग्स अदर इक्विटी का ही पार्ट बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व कर दो, डन। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर टारगेट मीट आउट नहीं हुआ तो थर्ड ईयर वाले खर्चे रिकॉर्ड नहीं करने हैं। ठीक है जी, कर लोगे क्या, बोलो लिख लोगे क्या, थर्ड ईयर में पता चल गया था और मीट आउट नहीं हुआ तो खर्चे की एंट्री ही मत डालो। चलो डन, दो तो हुए क्वेश्चन। तो देखा क्वेश्चन की साइज, बताओ घर पे करने के लिए दूं क्या तुमको, क्यों, अच्छा चलो मिलेंगे फिर। क्वेश्चन की साइज देखो, पढ़ते पढ़ते क्या होता है लास्ट तक चीजें, लेकिन इसीलिए अपन ने छोटे 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 कंसेप्ट किए ना, इसमें कितनी चीजें तो फालतू होती है लाइंस, इसलिए दिमाग में रखना होगा। अभी वाला क्वेश्चन भी तो छोटा थोड़ा था, 2 पार्ट में बंटा हुआ था इसलिए तुमको छोटा लग रहा है। हाँ ये हुई ना बात। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय।